सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दो मामलात बड़े अहम है। एक तो इस वक्त जो है वो कराची में मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ चुकी है और वो कामयाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब इस मेयरशिप को अब चैलेंज करने की बातें भी की गई हैं जमात इस्लामी की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो बची खुची है वो भी इस हवाले से कोई ना कोई बात करती नज़र आ रही है। दूसरा मामला आज सेनेट में बहुत ही अहम वो रहा है कि सेनेट में आज इलेक्शन एक्ट 2017 में आज तरमीम की गई है और उस तरमीम के बाद एक तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात आ गए, दूसरा इस तरमीम के साथ ये भी कहा गया कि जो मुद्दत नाअहली की है वो अब 5 साल की जाएगी। इसके क्या मामलात होंगे, आगे क्या मुस्फिरात होंगे, इस पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब, एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले तो सर ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम और 5 साल का जो मामला है कि नाअहली का, तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता आसान हो रहा है वापसी का और वजारत उज़्मा तक पहुँचने का? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा भी अगर उनको बरात दे दी जाएंगी तब भी वो नहीं आएंगे। यानी मेरा ख्याल है कि 1 साल का बहुत अर्सा था, उनके साहबजादे आए, सीधे एयरपोर्ट पर जमानत हुई, इधर आए और घर चले गए। इसाक डार साहब, आप देखिए पता नहीं कितने मुकदमात थे यहाँ, उनकी जायदाद तक बिक गई थी। एयरपोर्ट से आए, सेनेटर बने, बाजार से खजाना उठाया, बैठे हुए, क्या हो गया। मियां साहब को एक तो गालिबन जो जिनसे वो लड़ाई करके गए हैं और वो अभी तक उनको क्लियरेंस नहीं मिली है। फिर आपने देखा होगा कि मियां साहब ने कोई जितने बड़े कायद थे, कभी कोई बहुत तवील अरसे कोई सजा और कैद नहीं भुगती। 99 में आपको याद होगा, अक्टूबर 99 में 6-8 माह गुजरे तो अच्छी ठीक ठाक जेल थी। और ये लेडी थी जो आजकल महमूद रशीद और हमारी और खवातीन की जेलों में गुजार रही है, या परवेज इलाही, और सब कुछ मराद थी। और वो देखे 10 साल का पट्टा लिख के चले गए थे, फिर वापस आए, फिर ये जो हुआ दूसरी बार शहर के चले गए। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जितनी बरात दे दें, कम से कम लगारी साहब बैठे हैं, बड़े मेरे सीनियर दोस्त हैं, साथी हैं, और बड़ी गहरी निगाह है कि कम से कम इस इलेक्शन में, अव्वल तो इस इलेक्शन के बारे में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि होंगे भी या नहीं, और शायद ना हो इलेक्शन, और इसलिए कि मतलूबा नतायज इस सूरत हाल में इस हुकूमत को हासिल नहीं होंगे। आपको भी इल्म है, सिंध तो खैर पार्टी का है, बाकी जगह क्या सूरत हाल है। तो आप इलेक्शन कमीशन के हैं या जितनी भी आपके अब तक तलाकी हुई है, नेट के केसेस पे ड्रा हुए हैं, उसके बावजूद कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। अब सुना है फ्रांस जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। मैं कहा ये जो फ्रांस वगैरह जाते हैं, उसको आपको पता है, ये कि लगारी साहब को पता है, बेनजीर साहब को जाना पड़ता है लंदन में। आप 6 माह के बाद आपको बाहर निकलना पड़ता है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं ले पाते। तो फिर आपके दोबारा आते हैं, फिर आपका वीजा लगता है। तो कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को गैर मामूली वो रियायत नहीं देते। जो नवाज शरीफ बीच में 2 बार गए हैं, इस दौरान आपने देखा होगा, अपनी बेटी के साथ पिछली बार गए थे, अब आपका खबर आई है कि फ्रांस जाएंगे, बीच में जद्दा गए थे। तो लंदन में 6 महीने बाद जाना ही पड़ता है, पाकिस्तान को नहीं है। जहाँ तक मेरा बहुत ही, मैंने कहा, हम्बल अंदाज में, मोहतात अंदाज में मेरा ख्याल है। सही। अच्छा लगारी साहब, जो अभी मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे हैं कि लंदन में तो किसी भी वजीर आजम को गैर मामूली कोई रियायत नहीं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में गैर मामूली जो रियायत है वो ज़रूर मिलती रही। 99 में गए, इतने साल के बाद भी उन्होंने आकर अपील के मामलात भी हो गए, उनके लिए रास्ते भी क्लियर हो गए, वज़ीर आज़म भी बन गए, फिर वो वापस चले गए हैं। अब वो वापस आने का उनका रास्ता, आपको लगता है कि इन तरामीम और इन चीज़ों के बाद कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है? लगारी साहब, आपकी राय क्या? देखिए, एक तो यह है कि मियां नवाज शरीफ का जाना जो है वो भी एक सवाल निशान था जब वो यहाँ से जा रहे थे, और उनको जो सजा हुई थी वो भी एक सवाल निशान थी, और जो केस खोला गया था पनामा का वो भी एक सवाल निशान था। जिस तरह से केस ट्रायल हुआ और जिस तरह से मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए कि जनाब वो जो है, जो नैब कोर्ट केस चलाएगी वो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा वो था
एक कानूनी माहिरीन के नज़दीक एक सवाल भी था, लेकिन एक बहुत बड़ा ये भी था कि ऐसी कार्रवाई हो रही थी जो अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो रही थी। और फिर जिस पानामा के केस में मामला हुआ था तो उसमें तो कोई सज़ा ही नहीं हुई थी। उठाया मामला पानामा का गया था, लेकिन सज़ा तो दूसरे मामलात में हुई थी। एवन फील्ड में कोई सज़ा नहीं हुई थी। और जो उनकी नाअहली हुई थी वो एक ऐसे मामले में हुई थी जो उन्होंने अपने बेटे की एक कंपनी में मुलाजमत की और फिर उनकी मुलाजमत में जो तनख्वाह थी या जो भी था वो जाहिर नहीं किया था। कंसील ऑफ द फैक्ट ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इस तरह का कंसील ऑफ द फैक्ट जो है वो बहुत से कंसील ऑफ द फैक्ट्स बहुत से लोगों के कागजात में मौजूद हैं और उनको इग्नोर किया गया। इमरान खान ने यह जाहिर नहीं किया कि टेरिन उनकी साहबजादी हैं, मगर वो हैं और उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और लेकिन फिर भी उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया, उनको सादिक और अमीन का उनको दर्जा दिया गया। मैं नहीं कहता कि हर मामले में सारे लोग बड़े पाक साफ हैं, लेकिन क्वेश्चन सबके ऊपर हैं और किसी के लिए रियायत हो जाती है, किसी के लिए रियायत नहीं होती है। मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने जलावतनी भी काट ली और एक ऐसी सज़ा भी काटी है जो सज़ा नहीं थी। मतलब अब किसी को भी, आप पाकिस्तान में किसी एक शहरी को भी कैद में होते हुए और जेल में होते हुए आप बैरून मुल्क नहीं जाने दे सकते हैं। मेरे नज़दीक ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि हम किसी भी कैदी को जिसको सज़ा हो चुकी हो। ये अलग बात है कि जो 2 केसेस में उन्हें सज़ा हुई थी उसमें एक में सज़ा सस्पेंड हो गई है और दूसरे केस में उनके कोई क्यों सारे ब्री हो चुके हैं, वो केस ऑलमोस्ट वैसे भी ख़त्म हो चुका है। तो ये आकर इस सूरत हाल को पेश करेंगे और मेरे ख्याल में कोर्ट्स में इनके लिए जो है वो एक मौजूद होगा, यानी इससे वो जान छुड़ा सकेंगे और फिर वो जाकर अपना एक सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहेंगे तो शायद ले भी सकेंगे। ये पाकिस्तान में बहुत कुछ मुमकिन है और जो चीज़ें शायद दुनिया में ना हों, शायद आलमी मयारात के मुताबिक ना हों, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हो सकता है। तो अब सज़ाएं वैसे भी मुझे नहीं मालूम है कि सज़ाएं रहती हैं कि नहीं रहती हैं, क्योंकि एक सज़ा जो है वो सस्पेंड हो चुकी थी उनके होते हुए, यहाँ पर होते हुए, और एक और सज़ा जो है वो मौजूद थी, लेकिन उसमें जितने भी एक्यूज्ड हैं मरीम नवाज और सफदर, कैप्टन सफदर और दूसरे सब लोग उसमें से बरी हो चुके हैं और वो साबित नहीं हुआ है। तो वो ऊपर की सुपीरियर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। तो अब इसमें भी यही होगा कि ये बरी भी शायद हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद क्या होता है ये एक बड़ा सवाल होगा। अच्छा, नाअहली की जो सूरत है, तो जिस मुआशरे में ऐसा हो सकता है कि जनाब अगर कुछ चीज़ साबित हो जाए तो आप एक ख़ास मुद्दत के लिए कर देते हैं नाअहल, लेकिन बहुत से सियासी मामला ऐसे हैं जिसमें नाअहली नहीं बनते तब भी लोगों को नाअहल कर दिया जाता है। यानी बाकायदा एक नया आइन लिख दिया जाता है और फैसला कर दिया जाता है और लोगों को नाअहल कर दिया जाता है। और सिर्फ इसलिए नाअहल कर दिया जाता है कि जनाब आपने पार्टी के खिलाफ वोट दिया, तो या आपने नाअहल भी कर दिया और साथ में वो वोट भी काउंट नहीं हुआ। यानी ना खुदा ही मिला, ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसा भी बिल्कुल सही। ये भी एक मामला जो है वो आप बात करें लगारी साहब, ये भी बड़ा अहम है। अब कुछ हम कराची के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मेयरशिप जो है वो पार्टी के पास आ गई है और इस पर खासी नाराज़गी का इजहार भी किया गया। डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो आप डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं, मुबारकबाद आपको। दूसरा, आपकी मेयरशिप, डिप्टी मेयरशिप के हवाले से जमात इस्लामी मुसलसल कह रही कि ये नाजायज़ था, गलत था, डाका आपने किया है, अगवा किया है और ये पूरा मैंडेट हाईजैक किया है जो उनका था और वो आपके हिस्से में आया। थैंक यू जी। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो मेंबर थे 173 है कोलिशन पार्टियों के साथ, तो उनके हमारे बन रहे 173 और उनके जमात के जो हैं उनके पीटीआई के जो मेंबरान उनके साथ थे, कल उनके साथ वोट देने आए थे। अगर हमें ये पता होता तो अगर हम उनको ना लाते फिर ये हमारे ऊपर ब्लेम लगाते। अगर कोई उनको वोट नहीं देना चाहता जमात को, उसका ब्लेम हम पर लगाना ये नहीं मानते कि आप उनसे जाके राज करते हैं और उससे बात करते, हमने अप्रोच करते हैं उनसे और उनका ना हमसे रब्ता है ना कुछ है और ये ब्लेम लगा रहे हैं हम पर। हमने अपनी वाज़ी अक्सरियत के साथ
इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाया। हम जमहूरी तरीके से, आइन के तरीके से इस मनसब पर आकर बैठे हैं। सही। अच्छा सलमान मुराद साहब, अब आप आ गए हैं, डेप्टी मेयरशिप आपके पास आ गई, जिम्मेदारी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की अब आन पड़ी है, लेकिन साथ ही आते अब तो एक तूफ़ान है, चलो अल्लाह ताला ने करम किया वो टला है, लेकिन आगे कुर्बानी, मॉनसून और ये शहर जिसके बहुत से मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा सवाल हैं, क्या प्लान करके आए हैं, क्या कल जैसे ही हम कल कामयाब हुए इलेक्शन के बाद, तो मेयर साहब कल रात से ही रोडों पर हैं। अभी भी हम कई नालों पे महमूदाबाद विजिट कर आए हैं, तो आप शहर के नालों की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको कराची शहर में काम होता हुआ नजर आएगा। और बेहतरी हमारी सोच है कि इस मुल्क की, कराची की खिदमत करें, लिसान की सियासत को ख़त्म करें, नफरत की सियासत को ख़त्म करें, आए मिलकर इस शहर कराची की खिदमत करें। तो सर अब आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके पास वफाक में भी वो हिस्सेदार है हुकूमत में, सूबे में मुतलकुल अनान है, अब शहर भी आपके पास आ गया है, तो अब जो उज़र बहाने मेयरशिप में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहे, आप तो नहीं करेंगे कि इख्तियारात नहीं है या फंड्स नहीं है? नहीं, इन्हें आप ना इख्तियार का रोना रोएंगे ना फंड का। इंशाअल्लाह ताला आपको काम होता हुआ नजर आएगा, और शहर की बेहतरी के लिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस शहर ने हमें मुंतखब किया, कराची के अवाम ने मुंतखब किया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को लेते हुए कराची की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। सलमान मुराद साहब डेप्टी मेयर कराची मौजूद थे। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर कल से आप देख रहे हैं मेयरशिप का जो इलेक्शन हुआ उस पर बहुत क्वेश्चन उठाए गए, बहुत एतराज़ात पे जमात इस्लामी कह रही है कि हाई जैक भी किया है, लेकिन जमात इस्लामी के वोट उनको मिल गए, पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के वोट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट गायब हुए हैं। सर इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस, मुजाहिद साहब क्या कहेंगे आप, जो कराची की मेयरशिप हुई है? देखिए, जो बात लगारी साहब कह रहे थे, खास तौर पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आवाज आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल। उसमें जो अक्टूबर 99 में मियां साहब को गिरफ्तार किया गया था, एक सिटिंग आर्मी सर्विस आर्मी चीफ के जहाज को अगवा करने के इल्जाम में, अगर फौजी अदालतें होती तो उनको गालिबन सजाए मौत होती। इंसानी दहशतगर्दी का ऐलान दिया था, और ये केस बकायदा कोर्ट आम अदालतों में चलकर हुआ था। और दूसरे बाकी जो ये वाले केस है, ये भी एक आम अदालत से केस जिसमें कह रहे हैं कि जो जस्टिस साकिब निसार ने दिया था, और दोनों बार वो माफी मांगकर लिखकर सेहत के बहाने गए थे। उन्होंने कोई डटकर जेल नहीं काटी, भागी से जेल नहीं काटी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ इवन ये परवेज़ काट रहे हूँ। और जहां तक मियां साहब के खुद दौर का ताल्लुक है, लगारी साहब, ये रिवायत इन लोगों ने डाली। आपको जस्टिस कयूम का केस याद है, जिसमें बाकायदा जस्टिस कयूम शहबाज शरीफ, खालिद अनवर फोन कर रहे थे, किसी जरदारी साहब को सजा क्यों नहीं दे रहे हो? वो जो पहली बार वीडियो गालिबन वो जो लीक हुई थी, जिसमें वो खालिद अनवर हमारे मोहतरम और शहबाज शरीफ और वो जस्टिस कयूम की, तो इस तरह से इन लोगों ने सजाएं दिलवाई। सुप्रीम कोर्ट का मामला छोड़े, तो शरीफों ने अपने दौरे इक़्तिदार में अदलिया की जिस तरह तब्दील की है, खुद मेरे ख्याल में राई साहब कहते हैं 11 साल शरीफों के दौर में सबसे ज्यादा नकल जेल उन्होंने काटी होगी। कौन से मुकदमा के जेनवन थे, कोई मुकदमा क्यों जाना पड़ा था शहीद मोहम्मद? तो ये जो मैं जरा वजाहत कर दूं कि ये जो मियां साहब ये शरीफ खानदान भुगत रहा है, खुद इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में, और ये वो लोग हैं जो 95 की असेंबली की पैदावार थे ज़िया-उल-हक के, और ज़िया-उल-हक की शहादत के बाद मियां साहब कहते थे मैं जनरल ज़िया-उल-हक का मिशन पूरा करूंगा वहां पर। तो हमने पूछा भाई कौन सा मिशन? ज़िया-उल-हक का तो मकसद था कोड़े मारो मिलिट्री कोर्टों के जरिए, इलेक्शन ना कराओ, और नाम नहाज किस्म की शरीयत नाफिज करो, क्लाशन को लाओ, तालिबान को लाओ, ये था। इस मिशन को पूरा कर रहे थे आप। और फिर किया भी उन्होंने। उसामा बिन लादेन से 100 करोड़ रुपए डॉलर नहीं लिए लगारी साहब उन्होंने, काहे के लिए? बेनजीर की गवर्नमेंट को जो है 88 में खत्म करने के लिए ये किया है, ये रिकॉर्ड है। बहुत तफसील में जाऊं अगर मैं बताना चाहूँ तो। लेकिन सर अब तो वो नजरियाती भी हो गए ना, मियां साहब कहते थे कोई नजरियाती भी हो गए हैं, फिर चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी हो गई। तारीख माफ नहीं करती। मुझे और लगारी साहब को माफ करेंगे? हम साफ ही हैं, हम अगर हमें तो आप माफ नहीं करते, हमें तो लोग पकड़ लेते हैं, इनको माफ कर दें। सर आप आसान टारगेट है ना, लगारी साहब हों या मुजाहिद बरेलवी साहब हों, साफी हैं, वर्कर्स हैं, अपना काम करने वाले, इसलिए आसान टारगेट होते हैं, आप पकड़े जाते हैं। जब तो सवाल कर रहे हैं लगारी साहब, आपने जो तारीखी हकायक
मुजाहिद साहब, जो आपने तारीखी हकायक वो बात की है, ये लगारी साहब भी अक्सर हम गुफ्तगू कर रहे थे। लगारी साहब, बहरहाल इस चीज़ों को तो नहीं झुटलाया जा सकता, लेकिन क्या फिर अब नवाज शरीफ साहब के लिए जो हुए हैं मामला, अब क्या कोई तब्दीली है नवाज शरीफ साहब की वापसी पे, जो मुजाहिद साहब बात कर रहे हैं? मुजाहिद साहब सही कह रहे हैं। मुझसे शायद इख्तिलाफ कर रहे हैं या इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन इससे कतई नजर वो सही कह रहे हैं। और ये एस्टैब्लिशमेंट जो है 4 मरतबा भी अगर उसको मौका मिलेगा तो मियां नवाज शरीफ के लिए अपने दरवाजे खोलेगी और उनके लिए वो होगी। ये छोटे सूबों के बेचारे लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में इस तरह की सहूलतें नहीं होती, या वो बंगाल वाले थे जिनको ये वो हैसियत हासिल नहीं थी। ये बाकी लोगों को तो भुगतना पड़ता है। ये बैठे हैं ना हमारे जो आज के शहजादे, जो जिनको कल सारे सहूलतकार मिलकर जो है वो ऐसे लेकर आए थे जैसे कोई दूल्हा को लेकर आते हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, ये है नहीं। और इधर हुकूमत ख़त्म होती थी, इधर आसिफ ज़रदारी सीधे जेल में होते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मियां उनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई हो और ये सीधे जेल ना गए हों। ये आखिरी बात हुआ। लगारी साहब कथा कलामी की माफ़ी मैं चाहूँगा, ये आपने बंगाल की बात की। कल से सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कराची की मेयरशिप के इलेक्शन को बंगाल के इलेक्शन और तकसीम के ऊपर बार बार मिसाल दी जा रही है, और वो भी जमात इस्लामी की जानिब से। ये थोड़ी सर वजाहत कीजिएगा, ये क्या मुमासलत है इसमें? ये कोई मुमासलत नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की आंखों में धूल झोंकनी जा रही है। जमात इस्लामी से पूछे ना आप, जब जनरल याहिया खान ने इलेक्शन कलअज़म करार दिए थे तो फिर उसके बाद सीटें लेने के लिए कैसे पहुंच गए थे आपको पता है? फिर जो सीटों की बंदरबात हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में, उसमें तो जमात इस्लामी को इक़्तिदार दिया जा रहा था। यानी अगर इंडिया ने जो जंग की है और इंडिया ने जिस तरह से हालात को वो किया है, अगर वो हालात न पैदा होते और इंडिया ना आता तो पाकिस्तान पर हुक्मरानी जमात इस्लामी की होती। और मुजीबुर रहमान का इलेक्शन कलअज़म करार देकर जमात इस्लामी की अक्सरियत कायम कर दी गई थी। हाउस में नूरुल अमीन को सीटें बांटी गई और दूसरी पार्टियों को बांटी गई सीटें, और कहा कि जनाब वो इलेक्शन कलअज़म हो गई, नई सीटें जो है नए एक ढोंग कराए गए थे और उसमें जमात इस्लामी को बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया था। वो क्यों नहीं बताते हैं कि जनाब वो इलेक्शन तो मुलतवी हो गए थे और ये उनकी याहिया खान की पीठ पर खड़े हुए थे और याहिया खान के LFO के निफाज के लिए जमात इस्लामी सड़तोड़ कोशिशें करी थी। और फिर मगरबी पाकिस्तान में इसको 4 सीटें मिली थी, 2 सीटें हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों की वजह से मिली थी, कराची वाली मिराज मोहम्मद खान की वजह से, और डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन से इन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। तो कहा था कि जो है अपना वोट की ताकत से इनकलाब नहीं आता है, पर्ची से नहीं आता, पर्ची से आता है। और वो इलेक्शन ही छोड़कर चले गए थे। उसके नतीजे में ये प्रोफेसर गफूर भी आ गए, महमूद आजम फारूकी भी आ गए। महमूद आजम फारूकी की सीट भी कभी आधी कभी होती थी, कभी शफीउकार भी आ जाते थे, कभी ये होते थे। और उसके बाद सूबाई असम्बली में एक सीट मिली थी, नायब नाज़माबाद से। नाज़माबाद से पीपल्स पार्टी जीती, सोल्जर बाजार से, सोल्जर बाजार से, पटेल पाड़ा से, पाकिस्तान क्वार्टर से, जमशेद क्वार्टर से, यहाँ से पीपल्स पार्टी जीती थी, सदर से, बंस रोड से पीपल्स पार्टी जीती थी, और कुरंगी से पीपल्स पार्टी जीती थी, फैसल बिया से पीपल्स पार्टी जीती थी, बल्दिया टाउन से पीपल्स पार्टी जीती थी। 9 सीटें सूबाई असम्बली की जीती। जमात इस्लामी ने 1 सीट ली थी। तो वो कहते हैं कि हम हमेशा सबसे बड़ी पार्टी है, और नफसाती तौर पर पीपल्स पार्टी को भी गुलाम बना दिया है। नफसाती तौर पर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें वोट नहीं मिलते हैं, उनको हमेशा वोट मिले हैं पीपल्स पार्टी को, हमेशा। 70 के इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया था, 17 में से 9 सीटें उसने ली थी। लेकिन अब तो सूरत हाल सर बिल्कुल मुख्तलिफ उनके हवाले से वो बताई जा रही है। बहरहाल अब कराची में उनकी हुकूमत वापस दोबारा से मेयरशिप के और बल्दियात में वो आ चुकी है। अब देख रहे हैं कि क्या करें। इलेक्शन तो पहले अब्दुस्तार अफगानी को 2 बार लाया गया था, दोनों बार यही हुआ। सर इस पे भी हम जो है वो बड़ा अहम पॉइंट है जो आप बात करें, इंशाल्लाह ये बात सारी रहेगी। मैं मुजाहिद बरेलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लगारी साहब हमारे साथ। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात हो। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल के हवाले से। माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ ही हैं। शाहिद साहब अब आज वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि अगर
ये इलेक्शन ईयर ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही होता। साथ में वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, इतना ज़्यादा ना दबाया जाए कि हम ये कुछ कर ही ना सकें। लेकिन IMF के साथ डील किए बगैर, उनके बेल आउट पैकेज के बगैर हम चल भी नहीं पाएंगे। तो इस वक्त किस सिचुएशन में हम हैं मुआशी तौर पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि डॉक्टर साहब अब ये समझ रहे हैं कि 30 जून तक जो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो इनको किस्त नहीं मिलेगी। तो ये तो आप बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो फिर एक सवाल ये पैदा होगा कि ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा था सितंबर 2022 में, आपने उसको एक्सटेंड कराया। उस दौरान में $1 भी पाकिस्तान को नहीं मिला और आपने उनकी शराइत पूरी करते चले गए, जिससे रेमिटेंसेस भी गिरी, आपके बरामदात भी गिरी, मईशत की शरह नमू भी मनफी हो गई, महंगाई भी बढ़ गई। तो ये आपने किया क्यों था? फिर आप उससे करोड़ जगह बेहतर ये था कि सितंबर में उसको एक्सपायर होने देते और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आप नए कर्जे की दरख्वास्त डालते कि हमें $7.5 अरब का 3 साल का कर्जा चाहिए। तो ये जो शराइत आपने पूरी की, जिसमें $1 नहीं मिला, ये पैसा आपको मिल जाता उन कर्जों की पेशगी शराइत में जो कि आप $7.5 अरब का होता। मगर एक और मसला पैदा हो गया है जो उससे ज़्यादा संगीन है। वो ये था कि ये हम दिसंबर 2022 से पहले ये दरख्वास्त दे सकते थे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि नया कर्जा तो हमें हर हालत में लेना है, अगले माली साल में लेंगे, मगर अगर 12 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं तो फिर नई हुकूमत आते आते नवंबर दिसंबर हो जाएगा। तो दिसंबर में 22 के बजाय आप दिसंबर 2023 में कर्जे की दरख्वास्त डालेंगे, उसको भी 3-4 साल लगेंगे, 3-4 महीने लगेंगे। क्या मईशत उसको सस्टेन कर सकती है? उसका जवाब है कि नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है इस गलत फैसले का। और अब सवाल ये पैदा होगा, कहीं उसकी आड़ में ये तो नहीं सोचा जाएगा कि जनाब भी तो हमें कर्जा जल्दी चाहिए, तो 12 अगस्त को फिर हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। मगर ये जो डॉक्टर साहब ने कहा, ये मुझे समझ नहीं आया कि हम सॉवरेन कंट्री हैं, वो तो ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने IMF ने हमारे साथ जो है बहुत गलत बातें की, हम मानते हैं, लेकिन जो शराइत उन्होंने अभी परसों कही, जिसके बाद वो ये कह रहे हैं सॉवरेन कंट्री है, उन्होंने कहा क्या बेचारों ने? और पहले उन्होंने जो भी हमारे साथ ज्यादती की, उन्होंने ये कहा कि आपने टैक्सों का दायरा वसी करने का एक मौका गंवा दिया। तो ये तो हम 93 से कह रहे हैं, तमाम तीनों पार्टियां कह रही हैं। फिर वो कहते हैं कि आप टैक्सों के निज़ाम को आपने गैर मुनसफाना बना दिया। ये तो आपका आइन कहता है कि मुनसफाना होना चाहिए। ये तो तीनों पार्टियां कहती हैं कि टैक्सों का निज़ाम मुनसफाना होना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि जी आपने मराद दे दी, उसकी वजह से तरक्याती अखराजात और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कमी कर दी, तो उसमें क्या गलत बात कर दी। और आखिरी बात जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो एमनेस्टी दे दी है कि 3 करोड़ रुपए तक की जो है तरसीलात पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो ये तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ये तो मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों माजी में कह चुके थे कि मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि 1 करोड़ से ऊपर हम तहकीकात करेंगे पिछली हुकूमत में। तहरीक इंसाफ ने इसको कम करके कहा था 50 लाख। तो अब आप इसको 3 करोड़ कर दिया, तो आपने तो रिवर्स कर दिया। बिल्कुल। तो अब हम क्या चाहते हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। सही है। तो ये मुश्किलात दर मुश्किलात लगारी साहब, इसका मतलब है कि इतना आसान नहीं है अब ये दरिया पार करना, जिसमें अब इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम सॉवरेन कंट्री हैं, आगे तो वक्त ही नहीं बाकी बचा। अर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी अब हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो आज तो हमारी फाका मस्ती रंग ला रही है। और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के बाद मुझे कुछ भी कहना ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। और उन्होंने जो बातें की हैं वो 100% सही हैं। हुकूमत ने बहुत से मौके खुद लाए कि बल्कि इससे पहले जब ये इस्तीफा देने जा रहे थे, हुकूमत संभालने के फौरन बाद ये जब इन्होंने आकर इक़्तिदार संभाला था, 9 मार्च को आकर इक़्तिदार संभाला था और 9 अप्रैल को आकर इक़्तिदार संभाला था, और फिर उसके बाद ये इस्तीफा देने जा रहे थे, तो फिर कहा कि नहीं आपने डील करनी है। इनको ये कहा गया कि आपने डील करनी है IMF के साथ, लिहाजा आप जारी रखें। तो जारी तो रखा इन्होंने, लेकिन वो डील नहीं हुई है। और डील को इतना अरसा हो गया है। जो शायद साहब कह रहे हैं, अगर आप वो तरीका करते हैं कि जनाब हम इस पर जो पिछला प्रोग्राम है उसको खत्म करके अपने लोगों को कुछ देते हैं, बिल्कुल आपने उनकी शरायत पूरी करते करते लोगों का गला दबा दिया, लोगों का सांस लेना 2 बार हो गया, लोगों की तमाम हर तरह की मराद। अच्छा, सब्सिडी अगर आप देते हैं तो उमरा को देते हैं, तो उनको देते हैं ये जो बरामदात कर रहे हैं या दरामदात कर रहे हैं। आप आम आदमी को सब्सिडी नहीं देते हैं, आम आदमी की गर्दन पर लात रखकर उसकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। वो एक एक निवाले पर आपको पैसे देता है,
लेकिन वो कहाँ जाता है? वो सारे का सारा पैसा समेट कर आप देते हैं बड़े आदमी को। बड़ा आदमी जो है वो आपको पे आप नहीं करता है, वो अपना खजाना छुपाकर बाहर रख देता है या अपने पास रख देता है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता है, वो आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं होता है। वो इधर उधर पैसा ले जाता है, कीनिया ले जाएगा, बांग्लादेश ले जाएगा, कहीं और ले जाएगा। वो आपको सहूलत नहीं करता है। वो मुल्क के बारे में ये नहीं सोचता है कि ये मेरा मुल्क है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं और इसको उठाऊं। चीन की यही सूरत हाल थी। चीन ने किस तरह से 85 के बाद अपने आप को संभाला और ग्रो किया है, वो तमाम चीजों से निकलते हुए उसकी इकोनॉमी कहां से कहां चली गई है, और हम जो है वो वहां से इनहतात की तरफ, तबाही की तरफ हमारा तो रिवर्स का गियर बड़ी स्पीड से चल रहा है। इतना तो आगे फॉरवर्ड में हम कभी भी नहीं गए। शायद हसन सिद्दीकी साहब, मोडीज भी ये कह रहा है कि अब तो बिल्कुल बड़े खतरात जो है वो मंडला रहे हैं कि IMF के साथ मामला। जो आपने बात की कि सर अगर ये हुकूमत ही ख़त्म हो जाती है तो ऑब्वियसली IMF एक नई हुकूमत के साथ तो करेगा, केयर टेकर के साथ तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो बजट आया है इसके अखराजात, इसकी सारी चीज़ें वो कैसे पूरी होंगी? ये तो फिर दिखाने को कुछ और था, स्क्रीन सेवर, अंदर हार्डवेयर कुछ और होगा फिर बजट का। देखिए, नज़ीर लगारी साहब ने दो बातें बड़ी अहम की हैं, उसको मैं चाहता हूँ कर लें। अशराफिया को नवाजा गया और वो लोगों को नवाजा गया जो पैसे बाहर रखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपने लिमिट को 3 करोड़ कर दिया 50 लाख से, तो ये तो आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल को और मनी लॉन्ड्रिंग को एनकरेज कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये बजट संजीदा बजट है ही नहीं, उसका मैं साबित कर सकता हूँ। एक बात तो ये है कि आपने ये कहा कि सूबे 650 अरब रुपया फाजिल देंगे, जो NFC वार्ड से मिलेगा पैसा उसको खर्च नहीं करेंगे। ये कैबिनेट ने मंजूर किया, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी भी थी। लेकिन जब सिंध का बजट आया तो 650 अरब में सिंध का हिस्सा था 100 अरब, 15%। उन्होंने 38 बिलियन का खसारे का दे दिया, तो 138 अरब का तो झटका पहले ही लग गया, फिर पंजाब भी देगा। तो ये बजट तो बेमानी हो गया, इसका कोई मकसद नहीं रहा। तो अब तो यह है कि हर हालत में हमें एक मिनी बजट लाना है, और वो मिनी बजट को शायद ये कहेंगे कि जब हम IMF के पास जाएंगे उसकी पेशगी शराइत पूरी कर रहे हैं। उस पेशगी शराइत की आड़ में मुझे खदशा ये लगता है कि बड़े पैमाने पर अवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा। लेकिन दिसंबर 2022 में आप जा सकते थे नए कर्जे के लिए। अब आप अगर दिसंबर 2023 में जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या दिसंबर 2022 तक हम सस्टेन कर लेंगे 4 अरब के रिजर्व्स, या फिर एक और नया सवाल ना खुदा न खास्ता पैदा हो जाए डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज के मुतालिक? ये खदशात हैं। तो मोडीज जो कह रहा है तो उनकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि कभी कभी वो पाकिस्तान दुश्मनी भी करते हैं। मगर हमारे जो माहिरीन बात करते हैं, हम जो बात करते हैं, हम अभी लगारी साहब ने जो बात की, हम वो ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए कि अगर आपने बजट में ये रखा है कि 6,900 अरब रुपए वफाक के पास बचते हैं टैक्स और नॉन टैक्स के NFC अवार्ड के बाद, और 7,300 अरब रुपये सूद देना है, तो मुल्क कैसे चलेगा? तो ये तो बजट है ही नहीं ना फिर। तो ये तो खिलवाड़ हुआ है मेरे ख्याल से अब तक। और इसमें तो सियासतदान भी शामिल है, वो पार्टियां भी शामिल है जिन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है, और वो अपोजिशन भी शामिल है जो इस वक्त खामोश है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। आप बजट दोबारा निकाल के देख लीजिए, बजट तकरीर, उसमें ये कहा गया है कि हम 2017 में आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 24वें नंबर पर था, और अब वो PTI के दौर में वो 47 पर आ गया। 24 से 47, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। 41 से 47 में आया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तकरीर में ये भी कहा है डार साहब ने कि प्राइस वाटर हाउस ये कह रहे हैं कि हम G20 का मेंबर बनने जा रहे थे। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, प्राइस वाटर हाउस ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन जब आप 41वें नंबर पर हैं, मैं खुदा के गजब से डरे, 41वें नंबर पर आप थे, अब 47वें पर आ गए। जो हमसे ऊपर उस वक्त थे उसमें जो है थाईलैंड भी था, UAE भी था, सिंगापुर भी था, इसराइल भी था, और जो है वो और 20 मुल्क थे, वो नहीं गए तो हम कैसे जाते? तो मेरा कहना ये था कि फिर पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं जहां ये बात हो रही है, PTI क्या कर रहा है, हमारे माहिरीन क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये कहना कि जनाब ये 24 से 47 आई, बहुत बड़ा झूठ है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, एतमाद का बहरान होता है। फिर दुनिया को मौका मिलता है कि वो हमारे खिलाफ बातें करेंगे जी ये क्या मुल्क है। तो मैं चाहता हूँ इसको आप संजीदगी से लें। शायद साहब, आप हमेशा एमनेस्टी के हवाले से ज़रूर सवाल उठाते हैं, एतराज़ करते हैं। अभी SCCP ने तो वैसे वही एतराज़ जो आप बात करें वो भी किया कि ये जो 3 करोड़ 1 लाख डॉलर जो है वो मुल्क में लाने का। लेकिन सर, अगर ये मुल्क में आए तो ज़्यादा नहीं बेहतर है कि यहाँ कम अज़ कम जो है वो इंडस्ट्रीज़, जो बाकी काम हैं वो चलना शुरू हो जाएं? तो मुल्क में तो इस वक्त पैसा ही नहीं है। एक तो ये भी तासुर हुकूमत ने दिया, कम अज़ कम पैसा तो आएगा मुल्क में।
मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ पैसा नहीं आएगा। अच्छा। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है। और ये मैं आपको बता दूं, मैंने 5 दर्जन दफे मुख्तलिफ चैनल्स में कहा है। देखिए होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया गया था कि एक साल में 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई 111(4) के तहत। उसी साल लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीदे चोरी के पैसे से, जायज पैसे से, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराया और वो पैसा बाहर भेज दिया। तो ये सूरत हाल अब की बार भी फिर हो सकती है। मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करूंगा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका भी, और नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।